9 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है। उस वीडियो में एक व्यक्ति है जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। उसके आस-पास काफ़ी भीड़ इकट्ठी है, भीड़ का जमघट लगा हुआ है और लोगों के हाथों में डंडे हैं, लाठियाँ हैं, कुछ हथियार हैं। वो लगातार उस व्यक्ति को लातों से, घूंसों से, डंडों से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और वह व्यक्ति कुछ ऐसी स्थिति में था, न तो शोर मचा सकता था और न ही बचने की अपील कर सकता था। ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे लोगों ने इसे पीट-पीट कर मार दिया गया हो। वीडियो जैसे ही वायरल होता है, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है, चाहे वह भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर अलग-अलग देश के लोग नेपाल को जहाँ से देख रहे होते हैं, वहाँ वो वीडियो वायरल हो रहा होता है। और वीडियो में लोग यह सवाल कर रहे थे, आखिरकार इस व्यक्ति को क्यों पीटा जा रहा है? तभी लोगों ने कमेंट में जवाब देना शुरू कर दिया। दरअसल ये नेपाल मुल्क का एक डीएसपी है और इसी के आदेश की वजह से 19 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। दरअसल इसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। उसके बाद 19 लोग बेवजह मारे गए थे। इसी बात का गुस्सा जो भीड़ लगातार इस व्यक्ति को पीट रही है। सन 1997 से लेके 2012 तक जो पैदा हुए थे वो लोग सड़कों पर उतरे थे। उनके हाथ में जैन जी का एक बैनर था। उस बैनर के नीचे वह प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे, मांग कर रहे थे। भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि इसके बाद चाहे संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्रधानमंत्री का आवास हो, गृह मंत्री का आवास हो या फिर जो भी नेता दिखाई दे रहा था उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि नेपाल में जो घटना हुई है, इतनी भयंकर घटना हुई है, उसके पीछे क्या कहानी है और लाखों की संख्या में युवक सड़कों पर उतर आए हैं। वो क्यों उतर आए हैं? क्योंकि चाहे जो छात्र हो, छात्राएं हों, उसके बाद उन्होंने ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जो एक ऐसा इतिहास बन गया जिसे लोग याद करके भी शहर जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आज की इस क्राइम कहानी के बारे में। और यह घटना पड़ोसी मुल्क नेपाल की है, जहां नेपाल की सरकार ने 28 अगस्त को एक आदेश जारी किया था कि मेटा सहित 26 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और इनको 7 दिन का समय दिया गया था कि वह अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और दुरुस्त कराएं। जो भी इसकी एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत आखिरकार 7 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। 2 सितंबर 2025 को यह मियाद जो रखी गई थी सरकार द्वारा, नेपाल की यह मियाद ख़त्म हो जाती है। इसके बाद भी फिर 7 सितंबर 2025 को पूरे देश में सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफार्म, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या जो भी हो, सब जगह सभी बंद कर दिए जाते हैं। नेपाल की आबादी लगभग बताई जाती है 3 करोड़ के आसपास है और 3 करोड़ आबादी के 90% लोग सोशल मीडिया के ऐसे 26 प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हैं। बस उनमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन जिस वक्त ये आदेश दिए गए थे, 7 दिन का समय दिया गया था, इसी 7 दिन के दौरान ही पिछले कई दिनों से 2 हैशटैग चल रहे थे। एक हैशटैग का नाम था नेपो किड और दूसरे का नाम था नेपो बेबीज। नेपो बेबीज के नाम से जब ये था तो इसके हिसाब से फिर इन्होंने इस बीच में बड़ी संख्या में लोगों ने एक रिसर्च कर रखा था और रिसर्च के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई थी कि हमारे देश में जो 10% से ज़्यादा बेरोजगारी चल रही है, साथ ही देश की आबादी का जो 20% लोग हैं, 100 में से 20 लोग, उनके पास पूरे देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति है। यानी कि बाकी की जो 80% लोग हैं वो तो गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं
बाकी देश पर तो 20 लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब उनके पास चाहे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इनके पास ऑटोमोबाइल एजेंसियां हैं, इनके पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल्स, स्कूल हैं या बड़े बड़े बिजनेस हैं, इनके बारे में खासकर नेताओं के नाम लिखकर ये फलां नेता है, इनके पास इतनी संपत्ति है, इनका बेटा विदेश में है, इनके पास गाड़ी है, बंगला है, इस तरीके की जानकारी देना शुरू कर दिया जाता है। 7 दिन का समय था। अब 7 दिन के बाद यानी कि जैसे ही सोशल मीडिया के जो 26 प्लेटफॉर्म थे इन पर बैन लग जाता है, रोक लग जाती है। तो यह बात घर घर में पहुंच जाती है। कहते हैं कि माउथ एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसका असर जनता पर कुछ अलग ही होता है, कुछ ज़्यादा ही होता है। यानी कि मुंह से निकली हुई बात यदि हम टीवी पर निकलने वाले किसी विज्ञापन को देखते हैं तो शायद उसका इतना प्रभाव नहीं होता है जो बात मुंह से कही जाती है कि फलां व्यक्ति के पास तो इतनी संपत्ति है, उसके पास इतनी दौलत है, हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, वह लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, फलां मंत्री के इतने बच्चे हैं, वह वहाँ विदेश में रहते हैं, विदेश में घूम रहे हैं, उनके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, प्रॉपर्टी है। इस तरह का लोगों पर जब आपस में एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया, साथ ही 2 ऐसे युवा थे, हालांकि उनकी उम्र 1997 से वो पहले ही पैदा हुए थे, जिनमें एक काठमांडू के मेयर होते हैं, उनका नाम बालेन शाह होता है, और दूसरे सुदून गुरंग होते हैं। इन्होंने ये सुदू गुरंग होते हैं, ये एम नेपाल करके एक NGO उसको चलाते हैं। दोनों ने अपने अपने हिसाब से मैसेज डिस्प्ले किए, लोगों को भेजे और बताया और संदेश दिया। उन्होंने ही कुछ ऐसे कहा था कि 1997 के बाद से लेके साल 2012 तक जो पैदा हुए हैं उनको सड़कों पे आना चाहिए, उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। बहुत हो चुका है यह सब लूट खसोट, यह सब चीज़ें, इतना सब कहना था कि बस 5, 6, 7 सितंबर तो यूं ही निकल गई। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शांति बनी हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही 8 सितंबर का समय आया, 8 सितंबर 2025 को लोग नहीं बल्कि युवा सड़कों पर उतरना शुरू हो जाते हैं बड़ी संख्या में। इतनी संख्या में उनके सर ही सर दिखाई दे रहे थे। अब चाहे वो काठमांडू हो, चाहे वो पोखरा हो, चाहे बुलबुल हो, चाहे बहरावा हो, भरतपुर हो, इटाहरी हो, दमक, ऐसे शहरों में युवा इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। और बड़ी संख्या में जब इकट्ठे हो रहे थे उनके बाद वो सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे, और नारे लगाते लगाते वो संसद भवन तक पहुंच जाते हैं। कुछ युवाओं ने संसद भवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्होंने रोकने की भी कोशिश की। जो सेना पुलिस थी उन्हें रोकने की जब कोशिश कर रही थी, अब सड़कों पे इन्हें इतना गुस्सा आने लगता है तो आगजनी शुरू हो जाती है। जो वाहन दिखाई दे रहे थे उनमें आग लगा रहे थे, टायर मिल रहे थे उनमें आग लगा रहे थे। इस तरह से बात कुछ आगे बढ़ने लगती है और संख्या बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ती चली जाती है। संसद भवन की तरफ जैसे ये भीड़ जो थी कूच करती है तो ऐसा बताया जाता है एक जो अधिकारी थे उन्होंने पहले आदेश दे दिया कि भाई लाठी चार्ज करो, इन्हें रोकने की कोशिश करो। लाठी चार्ज से बात नहीं बनती तो कहते हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़ो, ये आंसू गैस के गोले से भाग जाएंगे। पानी के फव्वारे भी मारे जाते हैं। और जब बात और बढ़ने लगती है तो इन्होंने फिर रबर की गोलियां मारना शुरू कर दिया था। रबर की गोली भी बहुत ज़्यादा असर करती है। ऐसा बताया जाता है जिसको लग जाती है कम से कम 3 दिन उसको बुखार आता है। रबर की गोलियां मारी जाती हैं। और इसी बीच में एक DSP साहब ऐसे होते हैं जो ये आदेश कर देते हैं कि यह नहीं रुका तो गोलियां चलाना शुरू कर दो। अब ऐसे 1-2 बार में जब गोलियां चलानी शुरू हो जाती हैं, पुलिस लगातार धू करके गोली चला रही थी। इसी बीच में जो छात्र और छात्राएं थे उन्होंने 1997 से लेके साल 2012 के बीच जो पैदा हुए थे वही थे
जो प्रदर्शन कर रहे थे, संख्या इसमें ज़्यादा छात्र छात्राओं की थी, युवाओं की थी। अब जब गोलियां चलने लगती हैं तो गोली तो किसी को भेदभाव नहीं करती है, जब चलती है तो लोग मरते हैं और देखते ही देखते 18 युवाओं को गोली लग जाती है और मौके पर भी उनकी मौत हो जाती है। 2 युवा ऐसे होते हैं, यह सुनसुटी जगह लगती है, वहाँ मारे जाते हैं। बस इतना था और इतना यह बहुत ज़्यादा हो चुका था। 400 ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उनके उपचार के लिए हॉस्पिटल्स पहुंचाने की कोशिश की गई। अब यह बात पूरे देश भर में फैल जाती है, पूरे नेपाल में फैल जाती है। सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है। आखिरकार सरकार ने 8 सितंबर 2025 की शाम को ही अपना जो आदेश था उसको वापस ले लिया कि 26 प्लेटफार्म जो सोशल मीडिया के हैं, हमने उनसे बैन हटा दिया है। अब नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे थे वैसे ही चलते रहेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इतनी देर हो चुकी थी। और जब अगली तारीख आती है, अगला दिन निकलता है, तब सेना को पीछे हटना पड़ जाता है, पुलिस को पीछे हटना पड़ जाता है और संसद भवन पर कब्जा कर लिया जाता है। लूटपाट शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो सामान रखा हुआ था उसको ले लेकर युवा जो वैसे लोग थे उपद्रवी टाइप के भाग रहे थे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों में उपद्रवी भी तो शामिल होते हैं। और उनके बाद फिर आगजनी शुरू हो जाती है और संसद भवन को पूरे आग के हवाले कर दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन को भी पूरी तरह से फूंक दिया जाता है। उसमें भी लूटपाट होती है, आगजनी होती है। उसके बाद कहानी यहाँ नहीं थी, बल्कि गृह मंत्री का जो निजी आवास होता है उसमें भी आग लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी फूंक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में रखी हुई लगभग 25,000 फाइलें थीं जो जलकर राख हो जाती हैं। उसके बाद पूरे देश भर में क्या स्थिति रही होगी, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सेना तो सेना है, क्योंकि सेना पीछे हट चुकी और जो सरकारी आवाज़ थे उनको भी फूंक दिया जाता। अब जो प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के, हालांकि उन्होंने इस्तीफा भी देने की पेशकश की, लेकिन इस्तीफा देने से हो क्या रहा था, देर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उनके घर में भीड़ आग लगा देती है। इस बीच में सेना को लगता है कि शायद ओली के जो परिवार वाले हैं, इनके प्रधानमंत्री के परिवार वालों की जान को खतरा है। उन्हें अपने आगोश में लेते हैं। जो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर होते हैं, उनके माध्यम से उनको यहाँ से भगाया जाता है, दूर छुपाया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री मारे जाएं। लेकिन इसी बीच में भीड़ लगातार फैल जाती है। जो 7 दिन से लगातार मंत्रियों, नेताओं की जानकारी, इसके पास इतनी संपत्ति है, इसके पास इतनी दौलत, इसके पास इतनी गाड़ियाँ, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी, बारी बारी से सूचनाएं जब लीक हो रही थी तो लोगों में उनके प्रति गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था कि हम तो बेरोजगार हैं और यह देखो कितनी मौज मस्ती मार रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा के घर को भी फूंक दिया जाता है। उनकी पत्नी देश में है। मंत्री बोले आरजू राणा उनको दौड़ा दौड़ा कर मियाँ बीबी को बहुत ज्यादा पीटा जाता है। हालांकि किसी तरकीब से इनकी जान बच जाती है और काठमांडू में एक दल्लू इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, इनका नाम है झालानाथ खल, के घर में आग लगा दी जाती है और उनकी पत्नी होती हैं जिनका नाम राय लक्ष्मी चित्रकार, उनको जिंदा जला दिया जाता है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब तक वो मर जाते हैं, यानी वो भीड़ की उस आगजनी का शिकार हो जाती हैं और मारी जाती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनके घर में भी आग लगा दी जाती है। उनकी बेटी के घर को भी फूंक दिया जाता है। उनकी बेटी के घर से एक लाश मिलती है, लेकिन ये लाश किसकी है अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन वित्त मंत्री का जो घर है उस घर में भी भीड़ चली जाती है। विष्णु पोडेल और उनको भी दौड़ा दौड़ा कर बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है। इसी बीच में एक जगह लगती है, एक जिला लगता है नवल परासी। वहाँ की जेल को 500 कैदी तोड़ते हैं और तोड़कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन बात यहीं नहीं थमती। नेताओं के घरों को ढूंढा जाता है, नेताओं की दुकानों को, नेताओं के स्कूलों को, नेताओं के कॉलेजों को, नेताओं के बिजनेस व्यापारों को ढूंढा जाता है, उनके घरों को ढूंढा जाता है। सब में आग लगा रहे थे लोग, यह कहते हुए
कि चोरों गद्दी छोड़ो। साथ ही वो यह भी कह रहे थे कि सब इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इतने भी तुमने लूट खसूट की है, कुछ भी नहीं। हद तो तब हो जाती है जब सरकारी कार्यालयों को भी पकड़ा जाता है, उनमें भी आगजनी कर दी जाती है, उन्हें भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। 9 सितंबर 2025 की शाम होते होते रात हो जाती है। 10 बजे के आसपास सेना फिर से ताकत में आती है, फिर से भीड़ को रोकने की कोशिश करती है। आखिरकार रात 10 बजे के आसपास भीड़ पर कंट्रोल तो कर लिया जाता है, लेकिन तब तक बताया जाता है कि अरबों खरबों का नुकसान हो चुका था। नेताओं की सांस फूल चुकी थी, नेता डर के मारे छुप जाते हैं। जितने भी लूट खसोट के थे वह हाथ पैर जोड़ रहे थे, भैया हमें किसी भी तरकीब से माफ़ कर दो। लेकिन पीएम के इस्तीफा देने तक तब तक 24 लोग मौत की आगोश में सो जाते हैं। 500 से ज़्यादा लोग होते हैं जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उनका इलाज चल रहा है। और यह बताया जाता है जो कारण था, एक तो सोशल मीडिया के 26 प्लेटफार्म को बंद कर दिया जाता है। साथ ही दूसरा कारण यही बताया जाता है कि 4 साल में 3 बड़े घोटाले भी हुए हैं। अगर फर्स्ट घोटाला की बात करें तो गिरिबंधु भूमि स्वयं है जो 2021 में हुआ था, 54,600 करोड़ का घोटाला था। दूसरा घोटाला ओरिएंटल कॉरपोरेटिव 1923 से 13,600 करोड़ का घोटाला, कोऑपरेटिव 2024 में 69,600 करोड़ का घोटाला। इस तरह के बड़े घोटाले हुए थे। साथ ही पब्लिक जो भीड़ भाड़ नाराज थी वह भाई भतीजा पर भी नाराज थी। उन्होंने कहा कि नेताओं के पास, उनके रिश्तेदारों के पास, उनके बच्चों के पास सब कुछ सुविधाएं हैं, वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, सब कुछ अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। यानी कि जो भी इनके पास 20% ऐसे जो देश के लोग हैं बस वही मौज मस्ती कर रहे हैं, 80% तो परेशान हैं। इस बात को भी लेकर गुस्सा था। और 2 ऐसे नेता उभर के सामने आते हैं, एक का नाम बालन शाह होता है और दूसरे सुदन गुरु होता है। सुदन गुरंग, अब यह ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि भविष्य में जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाएगी। लेकिन एक हैं जो गाने गाते हैं, रैपर हैं, हालांकि ये काठमांडू के मेयर भी हैं, उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनकी तुलना भारत के आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल से कर दी जा रही है। कितना सही है कितना नहीं है। साथ ही ये सुदन गुरु जो हैं ये एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, ये सामाजिक मांगें उठाते रहते हैं, सामाजिक बातें करते रहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं। अगर इनको जिम्मेदारी मिलती है तो ये कितना संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, ये तो खैर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देश कम से कम 10 साल पीछे चला गया है और 10 साल पीछे जाने का मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। बस इन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म को बंद करने का आदेश दिया था कि देश में पूरी तरह से हाहाकार की स्थिति मच गई। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और समाज में हो रही घटनाओं के बारे में आपको जानकार करना है। सुरक्षित रहें, शांत रहें और शांति बनाए रखें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।